हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा ये सेशन जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर होने वाला है और ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है जिसमें हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे स्पेशली फॉर क्लैट 2022। जितने भी क्लैट के एस्पिरेंट हैं या DU LLB या जितने भी लॉ एग्जाम्स जो आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन एग्जाम्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करके इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं और कल से डेली आपको ये सेशन जो है इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला आर्टिकल जो है वो है 8 हेल्ड आफ्टर ड्रग रेड ऑन क्रूज शिप। ये न्यूज़ आपने काफ़ी सुन ली होगी, क्योंकि इसलिए सुनी होगी क्योंकि इसमें शाहरुख खान के बेटे के जो नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ऑल तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इस न्यूज़ से जो एक एक्ट निकल के आ रहा है उसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूज़ के अंदर कि भाई इस सेक्शंस के अंदर जो है ये बंदे जो हैं ये बुक्ड किए गए हैं। तो ये किस चीज़ का ये सेक्शन है, क्या है ये मामला, क्यों इनको यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है या फिर क्यों इनको डिटेंशन में लिया जा रहा है बाय NCB। तो सब जानने के लिए हमको इस एक्ट को समझना होगा जिसका नाम है NDPS एक्ट। ठीक है, NDPS एक्ट जो है बेसिकली प्रोहिबिट करता है एक पर्सन को फ्रॉम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, possession, sale, purchasing, transport, storage, consumption of any narcotic drug or psychotropic substance। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अगर ये जो NDPS एक्ट है ये किसी भी इंसान को इन सारी चीजों के लिए मना करता है और अगर कोई इस तरीके की चीजें करता है तो फिर वो अपराधी पाया जाता है। ये एक्ट जो है पहली बार 1985 में आया था और उसके बाद इसको 3 बार अमेंड किया गया है, 1988 में, 2001 में, 2014 में। देखिए जो क्लैट का नया पैटर्न है, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस एक्ट के ऊपर, या फिर ये एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1985 में पहली बार लाया गया था, 1988, 2001 एंड 2014 में ये अमेंड किया गया है। अगर हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा और देखें तो नार्कोटिक ड्रग के अंदर क्या क्या आता है, तो देखिए इसके अंदर आता है कोका लीफ, ठीक है, और कैनबीज, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इंक्लूडेड। अब ये तो आपका आया नार्कोटिक ड्रग्स में क्या है। अब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है, तो कोई भी नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल और एनी सॉल्ट और प्रिपरेशन प्रोटेक्टेड बाय साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कन्वेंशन ऑफ 1971। ये सारी चीजें फिर जो हैं आपकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर में काउंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या पेनल्टीज हैं इसके अंदर, ये जो एक्ट है ये क्या पेनल्टीज प्रोवाइड करता है, या फिर अगर यही लोग जो हैं या और भी जो बॉलीवुड के लोग हैं जो इसमें फंसे हैं काफी समय से जिनका नाम आ रहा है, अगर वो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं तो क्या इसमें उनको सजा हो सकती है। तो ये देखिए इसके अंदर जो है वो 1 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इसके अलावा अगर आपने अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस अटैक द सेम पनिशमेंट एज द ऑफेंस इटसेल्फ। यहाँ पे अगर आप बार बार ऑफेंडर हैं तो आपको डेथ पेनल्टी तक दिया जा सकता है, इसका भी प्रावधान है। इसके अलावा प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस अट्रैक्ट हाफ द पेनल्टी। तो ये बेसिकली हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद देखो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो NCB यहाँ पे जिसके बारे में इस न्यूज में लिखा हुआ है, ये 1986 में बनाया गया था NDPS एक्ट के थ्रू। तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है, आपका NDPS एक्ट के थ्रू। स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर एक्ट से आ रही है या किसी एक्ट से पावर लेती है, जैसे कि लोकपाल, इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकपाल एक्ट के थ्रू आई है। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑफेंस अंडर NDPS एक्ट आर नॉन बेलेबल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये इस न्यूज़ से हमने सीखा। और ज़्यादा न्यूज़पेपर देखो द हिंदू आप सभी लोग पढ़ते होंगे आपकी क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। एक चीज़ आप सभी को समझनी है, वो ये समझनी है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये फर्जी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट वही न्यूज़ पढ़नी है। किसी की सास बहू की लड़ाई हो रही है, पति ने पत्नी को मारा, ये सब भाई दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई हमें वो नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी मैटर्स। टाइम आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए, वो मैटर करता है। इंस्टेड ऑफ आप पता पड़ रहा है फालतू की न्यूज़ पढ़े जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं हमने तो बहुत पढ़ लिया। नहीं, आपको न्यूज़पेपर में सबसे पहली चीज़ तो आनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, उसे खोजना और सिर्फ उसे ही पढ़ना। तो ये अगर आ जाएगा तो काफ़ी कुछ आप ऐसे ही सीख जाओगे।
इसके बाद क्या है, देखो 1000 मार्च फॉर यूएस अबॉर्शन राइट्स। देखो टेक्सास करके एक जगह है यूएस के अंदर, वहां पे एक लॉ आ रहा है कि अबॉर्शन जो है बेसिकली वो बैन कर दिया जाएगा 1 सितंबर से। आई थिंक ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो इसके चलते हुए जो है महिलाएं जो हैं काफी प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वही यहाँ पे न्यूज में कवर हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी देश के अंदर अबॉर्शन को बैन करने की बात करी गई है। इससे पहले भी काफ़ी सारे देश में अलग अलग रेगुलेशंस हैं इसके रिलेटेड। तो अपन पहले दूसरे देशों के बारे में जानते हैं, फिर इंडिया के में क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मामला है। सबसे पहले देखो फिलीपींस, इराक, जमैका, सूरीनाम, इजिप्ट, सेनेगल, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है। किसी भी तरीके का अबॉर्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसके बाद कुछ कंट्रीज लाइक मैक्सिको, ब्राजील, उगांडा, सोमालिया, वेनेजुएला, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे वुमेन्स की लाइफ बचाने के लिए परमिट है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि महिला की जान फंस गई है या बच्चा और महिला में से कोई एक ही बच सकता है तो आप कर सकते हो। इसके बाद परमिटेड टू प्रिजर्व हेल्थ, इसमें आता है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, अल्जीरिया, घाना, जिम्बाब्वे, कोलंबिया, साउथ कोरिया। फिर क्या है, परमिटेड बेस्ड ऑन ब्रॉड सोशल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स। तो यहाँ पे देखिए इंडिया, जापान, इथोपिया, ग्रेट ब्रिटेन, फिनलैंड, जाम्बिया, ताइवान। और ऑन रिक्वेस्ट, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट मांगेंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, जो भी उस देश की होगी, और उस तरीके से दिया जाएगा। तो ऐसे जो कॉमन जो है इसमें 12 वीक्स का है, लेकिन कहीं कहीं पे कम ज़्यादा भी है, अलग अलग कंट्रीज का अपना है। तो इसमें देखिए रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी। अब बात करते हैं भारत में क्या है। तो भारत में हमने देखा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला परमिटेड बेस्ड ऑन ब्रॉड सोशल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स, ये एप्लीकेबल है। और इसमें भी कुछ अभी अमेंडमेंट आया है। देखो पहले जो आपका एमटीपी एक्ट था, एमटीपी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये एमटीपी एक्ट में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दोनों है। चलो अब मैंने बोल ही दिया, लेकिन तब भी चल रही है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये एमटीपी एक्ट की फुल फॉर्म क्या हुआ करती थी या है। तो देखो जो एमटीपी एक्ट 1971 काफी समय से चला आ रहा था, उसमें अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में। तो दोनों को हम समझेंगे कि क्या अंतर आया है और भारत में पहले क्या था अब क्या है। तो भारत में देखो पहले अप टू 12 वीक्स जो है एडवाइस ऑफ द डॉक्टर पे अबॉर्शन जो है वो अलाउड था, और एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर अब यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर। पहले भी यही था, अभी भी यही है 12 वीक्स का केस के अंदर, ठीक है। 12 से 20 वीक्स के लिए पहले 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए थी, बट अभी इसको कम करके लीनियंट कर दिया गया है और एक ही डॉक्टर की एडवाइस से भी आप टर्मिनेट करा सकते हैं प्रेगनेंसी। 20 से 24 वीक्स के लिए, 20 से 24 वीक्स के लिए नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है भारत के अंदर। पहले अलाउड नहीं था, जो 1971 वाला एक्ट था, अभी अलाउ किया है। लेकिन उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपको 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी होगी और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज यहाँ पे अलाउड हैं जिसी के अंदर ये चीज करी जा सकती है। 24 वीक्स का पहले बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट अभी जो है मेडिकल बोर्ड बनाने की बात करी गई है, और अगर फीटल अबनॉर्मेलिटी दिखती है तो दोनों चीज़ों के थ्रू यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है आफ्टर 24 वीक्स भी टर्मिनेट करी जा सकती है। और एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 1 डॉक्टर इफ अबॉर्शन इज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ। अगर महिला की जो जान है वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाती है तो उस समय यहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है कभी भी। तो ये बेसिकली हमने अबॉर्शन राइट्स के बारे में जाना, इंडिया में, भारत के बाहर जो देश हैं उसमें, और अभी ये यूएस में जो था न्यूज़ में था, जिसके चलते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और ऐसे नहीं सिर्फ टेक्सास में किया, ये बहुत जगहों पे है, लेकिन ये मामला जो है ना प्रोटेस्ट का सबसे ज़्यादा टेक्सास में देखने को मिला था, इसीलिए टेक्सास की न्यूज़ यहाँ पे कवर करी थी। कर्नाटका ऑर्डर ऑन ट्रैवलर्स फ्रॉम केरला चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है, देखो मामला क्या है ना कि कर्नाटका ने एक नियम ले आया कि भैया केरल से कोई भी बंदा हमारे यहाँ आएगा तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके आएगा 72 घंटे के अंदर की। अब क्या हो रहा है ना, ऐसे एक बंदे थे जिनको डेली ट्रैवल करना पड़ता था मेडिसिन एंड ऑल लेने के लिए, अब वो डेली आरटीपीसीआर तो कराएंगे नहीं, उसी के चलते हुए वो केरला हाईकोर्ट में गए थे। तो वहाँ पे मामला जो है केरला हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, कुछ ज़्यादा सुनवाई नहीं करी, तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, वही यहाँ पे न्यूज़ में आया है। अब देखो गांधी जयंती थी तो थोड़ा सा जान लेते हैं गांधी जयंती के बारे में जो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। इट वॉज हिज 152nd बर्थ एनिवर्सरी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी इसी दिन जन्मतिथि होती है। तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के अंदर।
और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन जो है वो दो लोगों के द्वारा संबोधित किया गया था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था 1947 में, एंड सरोजनी नायडू जी ने भी इनको अपने कॉन्फ्रेंस में फादर ऑफ द नेशन कहा था। तो जिसके चलते हुए इनको फादर ऑफ द नेशन की तरह कैटेगराइज किया जाने लगा। और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल था, हम सबको पता है। गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, और इसी के चलते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया था 2007 में। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा कुछ स्पेशल जो आंदोलन किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो गांधी जी देखिए 1913 में गांधीज एक्टिविज्म एंड अरेस्ट इन साउथ अफ्रीका, और 1917 में गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम, 1920 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1921 में गांधी वॉज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉल्ट मार्च, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें 2-3 चीज़ें और जान लो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सेकंड वाली वो गांधी जी ने अटेंड करी थी। और इसके अलावा गांधी जी कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। और इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वैसे तो देखो अभी पास्ट इतना आता नहीं है क्योंकि स्टैटिक खत्म ही कर दिया है क्लैट ने, बट अगर आप दूसरे लॉ एग्जाम देंगे तो वहाँ पे काम का है। और अगर गांधी जयंती पे पैराग्राफ आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन क्लैट डाल सकता है। तो एक और इनके ऊपर है कि गांधी जी के ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्वेश्चन आता है ऐसे बहुत बार हिस्ट्री के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन पार्ट नहीं थे, इनमें से 4-5 ऑप्शन दे देते हैं। तो जिन्ना भी नहीं थे और आपके गांधी जी भी नहीं थे, दोनों लोग नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ है, NGRI प्रपोजेस लैंडस्लिप फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो ये क्या है, देखो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR NGRI जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक इन्वायरमेंटल सिस्मोलॉजी ग्रुप जो है वो डेवलप किया है, जिसका मेन पर्पस होगा लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करना और सचेत करना अगर इस तरीके की चीज़ें जो हिमालयन रीजन के आसपास होती हैं, जिससे काफ़ी सारी जान को बचाया जा सके, काफ़ी सारे नुकसान को टाला जा सके। और दिस इज गोइंग टू बी द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलरली ग्रुप विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय CSIR NGRI। इसके बाद क्या है, रीथिंक क्वारंटाइन नॉर्म्स फॉर ब्रिटिश विजिटर्स से एक्सपोर्टर्स। ये क्या है, देखो ब्रिटिशर्स के लिए 10 दिन का कर दिया है। ब्रिटेन से कोई भी भारत में ट्रैवल करेगा तो 10 दिन का क्वारंटीन उसको इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा दिया है। अब देखो हो क्या रहा है ना, ये हो रहा है कि काफ़ी सारे बिजनेस से वहाँ पे लोग आते होंगे, अब वो 10 दिन के चक्कर में आएंगे ही नहीं, तो इससे भारत का एक्सपोर्ट कम होगा, ये एक बात करी जा रही है। और इसी के चलते हुए एक हैंडीक्राफ्ट जो ग्रुप है, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन जो है, उनके हेड ने ये बात हमारे PMO तक पहुंचाई है थ्रू अ लेटर कि एक्सपोर्ट कम हो सकता है, काफ़ी भारत का नुकसान हो सकता है, एंड UK इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिए, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ हमारा आज का सेशन। एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट का, एक आर्टिकल हो रहा था आज के द हिंदू में, फर्स्ट एवर रिट्रीट सेरेमनी एट सुचेतगढ़। सुचेतगढ़ देखो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, काफ़ी समय से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स थी, जिसके चलते हुए सुचेतगढ़ में आपकी रिट्रीट सेरेमनी जो होती थी वो नहीं होती। रिट्रीट सेरेमनी काइंड ऑफ आपने अमृतसर के पास बाघा बॉर्डर में सुना होगा, देखा होगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसी तरीके की सेरेमनी जो है सुचेतगढ़ में भी होती थी। लेकिन क्योंकि दोनों देशों के हालात अच्छे नहीं थे और फायरिंग होती रहती थी, जिसके चलते हुए इसको बंद कर दिया था। लेकिन पिछले 8-9 महीने से सीज फायर का वायलेशन नहीं किया गया है न पाकिस्तान के द्वारा, वहाँ पे बॉर्डर के एरिया में कुछ शांति देखने को मिली है, जिसके चलते हुए इसको वापस से चालू कर दिया गया है, जिससे कि टूरिज्म बढ़ सकता है यहाँ पे। तो दिस वाज ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज हमारा आज का सेशन। इस सेशन की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप हमारा क्लैट 22 के लिए जो GK बूस्टर कोर्स चल रहा है उसको परचेस कर सकते हैं। क्लैट 22 LLM के लिए भी हमारा एक कोर्स चल रहा है, जिसको भी आप परचेस कर सकते हैं। और ये क्लैट UG के लिए तो चल ही रहा है, जो NLU में आप लोग लॉ करने के लिए जाएंगे, और कुछ लोग LLM के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो लोग चाहें तो वो दोनों कोर्स अलग अलग सेपरेट आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप हमारी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे क्लैट पॉइंट सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।